अगर आपको पता चले कि कांग्रेस में अंदर खाने ये रीजनल छत्रप्स की डिमांड्स को लेके क्या चल रहा है? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं गुट अलग हो गया तो क्या हुआ, हमें इतनी सीट चाहिए, राजू शेट्टी को आप एकोमोडेट करिए, प्रकाश अंबेडकर को आप एकोमोडेट करिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भैया 17-17-6 का फॉर्मूला है, हमारी 17 थी, हम 17 लड़ेंगे, आरजेडी देखे, क्योंकि ये तो आरजेडी के सहयोगी दल हैं, तो बाकी अगर हम घट के 16 भी होते तो बाकी 24 में उनको एडजस्ट करें। अरविंद केजरीवाल ने अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है। कांग्रेस में किसके पास कितनी शक्ति इन सीटों पर बात करने की, क्या अंततः सब कुछ राहुल और सोनिया को ही तय करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे तय करना है, क्या चल रहा है अंदर खाने? जी सर, धन्यवाद। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। देखिए, जो आप के नीचे जो आपने ये पट्टी भी चलाई है कि कांग्रेस 255 सीटों पे क्या लड़ेगी, तो ये 255 सीटें एक जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो अगर 1951 से हम तमाम चुनाव देखें तो कभी भी कांग्रेस ने 400, 420, 421 सीटों से कम में चुनाव नहीं लड़ा है। 255 पे लड़ा है, तो उसका एक अर्थ ये भी निकलता है सौरभ कि अगर तमाम सीटें, काल्पनिक तौर पर अगर हम कहें तमाम सीटें भी जीत जाए अगर कांग्रेस, तो अपने बूते पे सरकार बनाने में सक्षम नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो है कांग्रेस पार्टी ये एक गठबंधन के लिए दे रही है। दूसरी बात, देखिए, यहाँ तमाम बातें कही हमारे मित्रों ने, लेकिन वो एक बात नहीं समझ पा रहे, जो जो बुनियादी बात है। बुनियादी बात ये है कि यहाँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक राजनीतिक जंग है, जो 24 की लड़ाई है, और उसमें तटस्थ होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई तीसरा कोई विकल्प नहीं है। या तो अब नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पार्टी, उनका गठबंधन एनडीए ज्वाइन कर ले, या उनका विरोध करें, क्योंकि जो 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 राजनीतिक दल जो बाहर है, वो भी उनको हर मौके पे हम देखते हैं कि संसद में और संसद के बाहर, वो मेरा इशारा जो वाईएसआर कांग्रेस और उड़ीसा का जो बीजू जनता दल की तरफ है, कि वो सरकार का समर्थन करते हैं। तो इस बैकग्राउंड में ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, एक कंपल्शन है तमाम राजनीतिक दलों का विपक्ष में कि वो एक रहे। और उसी पे आपका मुद्दा आता है कि उसी के इर्द गिर्द जो है तमाम सबको, देखिए, गठबंधन तो करना ही है, क्योंकि गठबंधन ना करके वो 14 और 19 का चुनाव देख चुके हैं कि कुछ हाथ नहीं लगता। और आपकी भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम एक उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी की सरकार का जो 300 पार वाला जो जो उनका जो लक्ष्य है, उसको कम से कम किया जाए, 250 पे लाया जाए। ऐसे किया जाए कि उनको एक पार्टी को कम से कम बहुमत से वंचित रखा जाए। और इसी के इर्द गिर्द तमाम बातें हो रही है। अधीर रंजन क्या कह रहे हैं, फलाने क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है इससे ना ये सिर्फ पैतरीबाजी है, इससे ना कांग्रेस विचलित है, ना जो संगठन, जो दूसरे राजनीतिक दल जो उसके साथ जुड़े हैं वो है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल गांठ जो है वो खोलने का प्रयास है, और हो सकता है आजकल में आपको उसका परिणाम भी नजर आ जाए। जो बिल्कुल एक लोगों को लग रहा था कि मुमकिन नहीं है, उसको मुमकिन किया गया है कि पंजाब, दिल्ली और गुजरात में एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, जिसमें हरियाणा और गोवा भी शामिल है, उस पे एक सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो ये एक दूसरे घटक दलों के लिए एक संदेश होगा, एक सीख होगी कि देखिए, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल हो सकता है, तो तमाम राजनीतिक दलों के साथ में तालमेल हो सकता है। 2 सीटें देनी, 5 सीटें देनी है। देखिए, इसका एक जो है सौरभ, एक उसका एक प्रोफेशनल आकलन भी हुआ है, जो सुनील कानूगोलू और दूसरे जो ये प्रोफेशनल्स हमारे आज देश में आए हैं, जो चुनाव की समीक्षा करते हैं, उनके स्तर के ऊपर भी हुआ है कि आपको जो आप एक दावा कर रहे हो, दावे के पीछे स्टैटिस्टिकल कोई पृष्ठभूमि भी होनी चाहिए कि आप किसकी, आपकी हैसियत क्या है। उस हैसियत की बुनियाद के ऊपर सीटों का फैसला होगा। और जैसा राहुल कह रहे थे कि अभी जून से लेके अब तक उनमें आपस में मनमुटाव नहीं हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां तक कन्वीनर की बात की जाती है, वो भी बेमानी बात है, क्योंकि कन्वीनर जो है वो कभी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं होता। यहाँ जो लोग कन्वीनर बनना चाहते हैं, दरअसल वो सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ममता बनर्जी की राष्ट्रीय एम्बिशन है, आप पसंद करें या ना करें, वो गोवा में क्यों चुनाव लड़ने गई दमखम पे, वो मेघालय में क्यों चुनाव लड़ती है, वो तमाम जगहों के ऊपर अपना एक राजनीतिक जो जो उनका जो एक रुतबा है उसको बढ़ाना चाहती, जनाधार बढ़ाना चाहती, उसमें नाकाम रही है। लेकिन उनकी नेशनल एम्बिशन है, और नीतीश कुमार की भी है, अरविंद केजरीवाल की भी है, सबकी है। इसलिए कोई कन्वीनर बनने में किसी को ना कोई दिक्कत है, ना कन्वीनर की आड़ में जो प्रधानमंत्री पद का जो एक उनको लालच है या मोह है, उसको लेकर के समस्या है। तो ये खटपट चलती रहेगी। हमने 1977 में भी देखा कि 3 महीने पहले जब कोई
दल भी नहीं था, जो कोई सिंबल भी नहीं था, लोग जेल में थे, उसके बावजूद लोगों ने चुनाव लड़े। 77 आज की वो स्थिति नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ इसी तरह से वैचारिक रूप से भी हमने 1989 में देखा कि वाम दल और भाजपा दोनों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह का समर्थन किया। तो ये तमाम बातें हैं। हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है वो बड़ा ही इस मामले में मतलब स्मार्ट भी है और उससे सब कुछ आता है और उसके तौर तरीके भी हैं। और ये प्रधानमंत्री पद वगैरह की भी बेतुकी बात है, क्योंकि जब तक संख्या नहीं आएगी तब तक कोई दावा ही नहीं है। और हमने फिर मैं बताऊं 1989 में जो मौका किसको मिला था, घटक दलों ने चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री पद के रूप में पेश किया। और देवीलाल ने क्या करा, जब उनको एक्सेप्टेंस की स्पीच दी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता, विश्वनाथ प्रताप सिंह बन गए और वो उप प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, इसको लेकर के कोई विपक्ष में कोई मनमुटाव नहीं है। रशीद साहब, आपकी सब बातें मैंने सुनी, दो तीन चीजें हैं। पहली तो आपने 77 या 89 का जिक्र किया, तब उनके पास एक बहुत ताकतवर नारा था प्रधानमंत्री को हटाने के लिए, चाहे इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा हो इमरजेंसी के अत्याचारों का, या इंदिरा हटाओ इंदिरा बचाओ जैसे नारे हो, या 89 में बोफोर्ट्स के इर्द गिर्द जो पूरा उन्होंने एक मोमेंटम बिल्ड किया, मिस्टर क्लीन गंदली क्यों है तो मशीन, इस तरीके के नारे। एक तो जो राहुल श्रीवास्तव जी ने जिस चीज का जिक्र किया कि क्या एक ऐसा नारा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेजोनेट हो, एक चीज जिसपे वो कॉन्स्टेंटली अटैक कर सकें और लोगों में उसके उस इशू को लेकर चर्चा हो या वो उससे कनेक्ट करें। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने 77 और 89 का सर जिक्र किया है। 77 और 89 में कुछ सीनियर लीडर थे जिनके आपस में एस्पिरेशंस नहीं टकरा रहे थे। जब एनटी रामाराव आकर बात कर रहे थे दिल्ली में, तो उनका जनता दल के फैक्शन से कोई सीधा टकराव नहीं था। या जब कर्नाटक से रामकृष्ण हेगड़े या एच.डी. देवगौड़ा ये पूरा दल आ रहा था, जहां पे बनी भी जनता दल, तो उनको ये चिंता नहीं थी उतनी। तब यहां ऐसा विभाजन नहीं हुआ था कि लालू अलग हो, शरद अलग हो, मुलायम अलग हो, अजीत सिंह अलग हो। सब ऑलरेडी एक छतरी के तले थे। हालांकि जनता दल आ और जनता दल बा थे, जनता पार्टी अलग थी चंद्रशेखर की, पर वो अंततः वो एक गोलबंदी चुनाव से लगभग एक बरस पहले हो गई थी सर। नवंबर 89 तक वो 88 तक बन गया था जनता दल, और उनके पास 6-8 महीने का समय था। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर ने वो बार बार इस चीज पे ध्यान दिला रहे हैं कि आपने जून में कवायद शुरू की, जून 2023 में, तब लगा कि आप एक मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे, हर 15 दिन में एक रैली करेंगे, कंबाइंड फोर्स दिखेंगे, पर वो नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हम ये जानना चाहते हैं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया गया तो कांग्रेस में इस नाम पर किस तरह के रिएक्शंस हुए? क्या कांग्रेस ने विचार किया इस नाम पर? देखिए चलो, देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं कि 77 और 89 जैसी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन बात यह है, देखिए प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार कौन होगा, जो एक ऐसा राजनीतिक दल, जिसे आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस 100 का आंकड़ा चुनाव में पार कर रही है? क्या उसके पास मतलब हाफ ऑफ हाफ है कि जो 272 का आंकड़ा है उसकी आधी सीटें अगर कांग्रेस के पास आती है तो बिल्कुल उसकी दावेदारी मजबूत होगी और दूसरे राजनीतिक दलों। लेकिन यहाँ अभी जो हमें जो राजनीतिक समीकरण नजर आ रहे हैं वहां ऐसा मुश्किल नजर आता है। उस परिप्रेक्ष्य में वो बेईमानी चीज थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। दरअसल प्रधानमंत्री पद का देखिए दो तरह के लोग दावेदार है। एक तो कांग्रेस पार्टी, लेकिन जैसे मैंने कहा उसकी एक राजनीतिक हैसियत होनी चाहिए कि वो उस पोजीशन में हो कि वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बने। दूसरे बनते हैं जो क्षेत्रीय दल है, तो दोनों आदमी उनको हाफ ऑफ हाफ प्राप्त करना है कि मतलब अगर जो टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और तमाम राजनीतिक दल जो है अगर 150 सीटों प्राप्त कर लेते हैं लोकसभा की, और उसके बाद कांग्रेस जो है वो कुछ ऐसा करती है, तो फिर दोनों पार्टियों का जो समावेश होगा 130 और 150 मिला के 280 का आंकड़ा हुआ है। तमाम काल्पनिक बातें हैं, लेकिन उसी पर अभी तो वो कोई दावेदारी है नहीं। अभी तो केवल और केवल एक प्रयास हो रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी और भाजपा का सीटें कम की जाए। और सीटें कैसी, क्या 300 से कम की जा सकती है, क्या 275 से कम की जा सकती है, क्या 250 से कम की जा सकती है? अगर 250 से कम होती है तब फिर प्रधानमंत्री की उठापटक होगी। और ये तमाम लोग, जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बहुत सक्षम है, उनके पास पूरी उसकी रणनीति है, लेकिन पहले एक वैकेंसी तो हो, जब वैकेंसी होगी वहीं पर जगह बनी जा सकती। जी, ये जो नई यात्रा शुरू हो रही है इसको लेके किस तरह की तैयारियां हैं? इसके रूट को लेकर कई लोगों ने बड़े सवाल उठाए कि ये जिन जगहों पर ज़्यादा समय देना चाहिए था, कई पर्यवेक्षकों ने कहा वहाँ कम दिया गया समय, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहाँ पर न्यूमेरिकली स्ट्रेंथ कम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय दिया जा रहा है। रूट डिसाइड करने में किन लोगों की चली? कौन लोग हैं जो वही जो पुरानी भारत जोड़ो यात्रा वाली टीम है वही इफेक्टिव है, या कुछ तब्दीलियां हैं? हु इज कॉलिंग द शॉट्स?
जी, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। देखिए, यात्रा और जो लोकसभा का चुनाव है, सुनने में आपको अटपटा लगे, लेकिन इसमें कोई मतलब तालमेल नहीं है। अगर यात्रा को चुनाव के रूप में करना था लोकसभा के चुनाव में, तो वो विधानसभा के जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उससे पहले करना चाहिए था। और वो तो एक राहुल गांधी की एक देखिए, राहुल गांधी के पास कोई रोल नहीं है। वो ना नेता प्रतिपक्ष है, ना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, ना कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना लोकसभा में कांग्रेस के लीडर है। उनको एक काम सौंपा जाना था, वो काम लोगों ने सौंप दिया, वो यात्रा करते रहेंगे। वो यात्रा जितनी भी 350 से ज्यादा मतलब लोकसभा की सीटों में जो राज्यों में जा रहे हैं, और वहां कांग्रेस की में अभी 14 सीटें हैं, 14 बढ़ के 28 हो जाएंगी, 54 हो जाएंगी। इसको लेके कांग्रेस में भी कोई ना बहुत ज्यादा उत्साह है, ना बहुत ज्यादा उसको लेकर के आत्मविश्वास है। यात्रा की कहानी बिल्कुल अलग है। जो 24 का जो चुनाव हो रहा है, 24 के चुनाव का केवल और केवल एक उद्देश्य है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी को 272 से वंचित रखा जाए। ये अभी बड़ा मुश्किल मामला लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, उसके दो पहलू है। एक तो क्षेत्रीय दल अगर अपने राज्यों में प्रदर्शन अच्छा करे, और दूसरा कांग्रेस के प्रदर्शन अगर अच्छा होता है, जहां भाजपा के साथ सीधी टक्कर है। और उसमें इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे इतना भरोसा नहीं कि कांग्रेस 100 पार कर पाएगी। और अगर कांग्रेस ने 100 सीटें नहीं पार करी, तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी और भाजपा आराम से 24 का चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस की 100 सीटें आती है, तो भाजपा के लिए 272 मुश्किल हो जाता है। थैंक यू रशीद साहब।